Good morning, students. Let's start our day with IAS PCS previous questions. हमें पता है कि अभी हमारा प्रीलिम्स हो जाता या होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हो गया। तो ये एक अच्छा समय है आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करूँ और आपको भेजूँ, और आप भी पढ़ाई करें उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका IAS का 2019 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। वो कहता है आपसे कि विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है उनका, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिजन एंड क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो पहला पॉइंट आपको पता लग गया। दूसरा पॉइंट है उनका, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा शायद स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कोशिश की है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बताने की जरूरत है उसी को मैंने डिटेल किया, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के मूड में हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात है 1905 की, जब लॉर्ड कर्जन उस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो लॉर्ड कर्जन को प्रॉब्लम क्या आ रही थी? लॉर्ड कर्जन के सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो बंगालीज को, जो बहुत प्रबुद्ध थे, यानी वो बहुत समझदार थे, क्योंकि वो स्टडी बहुत करते थे और करते भी हैं और कला प्रेमी हैं। मैं मतलब बंगालीज को इसलिए बहुत पसंद करता हूँ कि वो बहुत कला प्रेमी हैं, और मैं भी थोड़ा सा कला को पसंद करता हूँ, दैट्स वाई। और उन लोगों में एक अच्छी बात ये है कि वो, मतलब आप उन्हें कुछ अगर कोशिश करते हैं उनके दिमाग से खेलने की, तो वो आपके साथ खेल जाएंगे। तो यही उन्होंने कर्जन के साथ किया, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ किया। तो आप अगर पढ़कर देखें, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो वास्तव में जो पहली ज्वाला या पहली चिंगारी उठी है वो बंगाल से उठी है अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि जो ऑपरेशन हो रहा था, जो दबाव दिया जा रहा था भारतीय जनता के ऊपर, उसका सही से विद्रोह उसके खिलाफ करने वाले बंगालीज ही थे। एंड हमें उनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने चेताया हमें। और नेरोजी साहब भी हैं नो डाउट, लेकिन वहाँ पे मास लेवल पे आपको मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो ये बात हो रही है स्वदेशी मूवमेंट की, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसने बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। तो ये वो समय है जब कर्जन ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी क्राउड यहां पर है, तकरीबन 7 करोड़ लोग। तकरीबन कितने लोग थे वहां पर? 7 करोड़ पीपल वहां रिजाइड करते थे। और वो आपका जो लोकेशन है उसमें क्या क्या शामिल था? उसमें शामिल था बंगाल, जिसमें आज का वेस्ट बंगाल और जो आपका बांग्लादेश है, दोनों शामिल थे, और बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा ये भी उसमें शामिल था। इज इट क्लियर? आज का उड़ीसा और बिहार, इज इट क्लियर? तो बहुत बड़ा क्राउड वहां था, 7 करोड़ 85 लाख लोग वहां रहते थे। ठीक है, तो कर्जन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, इसको बांट देता हूं, मैं पार्टीशन करने जा रहा हूं। और उसने कर दिया, ऐसा उसने कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। मैं बहुत डिटेल नहीं करना चाह रहा हूँ, टाउन हॉल में क्या हुआ, वो सब क्या हुआ, वो जब मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर दूंगा तब बताऊंगा। तो 16 अक्टूबर 1905 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने विभाजन कर दिया। लेकिन इस दौरान, जैसा मैं बता चुका हूं, कि वहां के लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से वहां पर एक आंदोलन छिड़ गया, और जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, या स्वदेशी आंदोलन, या बहिष्कार आंदोलन। तो बहिष्कार से मतलब था उनका अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार, और स्वदेशी का मतलब हमारा जो भी इंडिजिनस चीज़ें हैं, यानी जो हमने अपने क्षेत्र में, अपनी जो लोकल हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। इसमें स्पेशली आपका जो उग्रवादी दल था, जिन्हें आप लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, अरबिंदो घोष, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये लोग बहुत प्रखर रूप से, बहुत तेजी के साथ इन लोगों ने इस विद्रोह को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की। अश्वनी कुमार दत्त ने यहाँ पर स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं ये सारे, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल कभी इसके बारे में। और अश्वनी दत्त ने इसको, इसी में आपको मतलब कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो सन 1905 में यानी 1905 में क्या बोलते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे तत्कालीन, तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं स्वदेशी आंदोलन की जो मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ। मैंने कहा आपसे जो इंपॉर्टेंट होगा उसे डिटेल करूंगा, बाकी मैं वन लाइनर की तरह से निपटाता चलूंगा। इज इट क्लियर? तो अब आगे आते हैं, हमें पर क्वेश्चन पर जाना है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? तो क्वेश्चन हमसे जो मांग रहा है उस पर आते हैं। पहला पॉइंट उसने कहा इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिजन। बिल्कुल सही, यही वो वक्त था जब पीसी रॉय साहब ने बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जो एक स्वदेशी कंपनी थी। इसी तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, उन्होंने आमार सोनार बंगला लिख दिया था। क्या लिखा था उन्होंने? आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला। इज इट क्लियर? तो आमार सोनार बंगला जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, 1971 में बन गया था। और इसी के साथ अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो पेंटिंग्स की, मैंने लास्ट शायद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें समझाया था आपको कि उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ते हुए जो भारतीय मूल्य हैं उन पर आधारित चित्रकारी करनी शुरू की। और जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो सब डेवलप हो गई और हम लोगों ने छोड़ दिया ये सब। जो इंग्लिश कम्युनिटीज़ का कार्य था उसको हमने क्या किया, उसका बहिष्कार किया। और सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हो गया था और ये हो पाया था 15 अगस्त 1906 में। यानी एजुकेशन भी हमें पाश्चात्य नहीं चाहिए थी, हमें अपनी एजुकेशन, स्वदेशी एजुकेशन चाहिए थी। तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं इनके साथ जाता हूँ और इसलिए मैं आंसर करता हूँ सी पार्ट विच इज बोथ 1 and 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस का ही क्वेश्चन है ये भी। विद रेफरेंस टू द मुगल इंडिया व्हाट इज और आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड द जमींदार। तो यहां उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, दोनों को आपको पढ़ना है। थोड़ा फॉन्ट साइज शायद छोटा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप समझिए। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट in lieu of judicial and the police duties, whereas the jamidars were holders of the revenue rights without obligation। बिल्कुल गलत बात है, उल्टी बात आपको बता रहा है। अगर मैं आपको समझाऊंगा जिस वक्त मुगल एम्पायर के बारे में, या आप समझ लें अच्छे से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ राजनीतिक पक्ष नहीं पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल नहीं पढ़ना है हिस्ट्री को, आपको पढ़ना है उनका धर्म, उनकी इकोनॉमी, उनका आर्ट एंड कल्चर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं। इज इट क्लियर? तो वो आपको पढ़ना है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। WH मॉडलन ने क्या कहा, वो सब क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन पर टारगेट करते हैं। तो उन्होंने जो बातें बताई हैं इस पहले पॉइंट में दोनों गलत बता रहे हैं। एक्चुअली जो टोटल लैंड एरिया था मुगल एम्पायर के टाइम या मुगल एरा के टाइम, तो वो 2 पार्ट्स में बटा था। एक खालिसा भूमि होती थी, खालिसा लैंड, और एक आपकी होती थी जागीर। खालिसा जो होती थी उसका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू, मतलब जो टैक्स या जो भी रेवेन्यूज आता था वहां से, वो डायरेक्ट आपका इंपीरियल ट्रेजरी में जाता था, यानी वो राजकोष में जाता था। और दूसरी तरफ जो जागीर होती थी, जागीर एक अलॉटमेंट था जो हम हमारे जो नोबल्स होते थे, जो हमारे लिए काम करते थे, उनके लिए, या सरदार नाइट जो होते थे, उनके लिए जो नगद वेतन जैसी व्यवस्था की प्लेस पर हम लोग क्या करते थे, जागीर देते, और जागीर से आने वाला जो टैक्स होता था उस टैक्स से वो लोग अपना खर्चा भी चलाते और अपने जो मिलिट्री के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट थी, जैसे घोड़े हो गए, हथियार हो गए, वटएवर, वो उस सब चीज़ों को पूरा करते थे विद द हेल्प ऑफ जागीर सिस्टम। इज इट क्लियर? बहुत डिटेल बताऊंगा मैं, पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है आपको विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वन ड्यूटी ओनली द ड्यूटी ऑफ द, हाँ ये गलत बताया इन्होंने। अगला पॉइंट है इसका सेकंड पॉइंट, द लैंड असाइनमेंट्स टू द जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। तो ये भी उल्टा बता रहा है आपको। जागीरदार
जागीर जो होती थी वो ट्रांसफरेबल था। वो चाहते थे कि जागीरदार जो हैं वो लोकल रूट्स डेवलप ना कर लें, यानी वहाँ पर पॉलिटिकल अपना एक एनवायरनमेंट डेवलप ना कर लें, इसलिए वो उसको ट्रांसफरेबल रखते हैं। यानी ये एक राजनीतिक बिंदु था, एक पॉलिटिकल पॉइंट था, और कोई भी राजा नहीं चाहेगा उसके अगेंस्ट कोई मतलब एक ग्रुप डेवलप हो, तो इसलिए वो ट्रांसफरेबल था। गलत बात बता रही है आपसे। सेकंड पॉइंट है, इन्होंने कहा कि ये लोग जो जमींदार थे, हाँ, जागीरदार को कहा गया कि वो रेवेन्यू राइट जो थे उनके पास थे। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि वो आपका वहां पर प्रशासन संभाल रहे थे। एक्चुअली जमींदार जो वर्ड है, इसका नाम ये पर्शियन वर्ड है। जमीन या जमीन का मतलब होता है लैंड। जमीन क्या है? जमीन मतलब होता है लैंड, ठीक है। और दूसरी तरफ दार, दार का मतलब होता है होल्डर। दार का क्या मतलब होता है? दार मतलब होता है होल्डर। होल्डर माने रखने वाला, जो जमीन पर पुश्तैनी हक रखते हैं, यानी उनका मतलब फादर से उसके लड़के को, उसके लड़के से उसके लड़के को जो जाति रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पुश्तैनी, यानी जमींदार। वो होल्ड रखते थे जमींदार जो थे। तो ये बिल्कुल उल्टी बात बता रहे। और जमींदार के पास ये काम था कि वो कानून व्यवस्था को संभाल कर रखें, ठीक। दोनों पॉइंट इनके गलत हैं, इसलिए आप जाएंगे निदर 1 नॉर 2 पर, यानी डी पार्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको बहुत मतलब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आईएएस प्री भी क्लियर करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। कौन ऐसा सोच भी सकता है? अगर आपको याद हो तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो मराठों की सबसे बड़ी हार थी, और यहां पर इब्राहिम लोदी का कोई लेना देना था ही नहीं। तो मैं फर्स्ट पॉइंट को कट करता हूं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, जो बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो फोर्थ वॉर में हुई थी। फोर्थ जो लड़ाई हुई थी उसमें वो मरे थे, और लड़ते लड़ते मरे थे गेट के ऊपर। मतलब जो आपका किला था उसके गेट पर लड़ते लड़ते वो शहीद हुए थे, तो अंग्रेजों से लोहा लेने वाले वास्तव में वो एक अच्छे सेना नायक थे। चलिए, अब बात आती है, ये दोनों पॉइंट तो हो गए गलत, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग जरूरी है। एक्चुअली 1757 का जो लड़ाई थी प्लासी, ये प्लासी ऐसे ही नहीं हार गए थे। सिराज को हराया गया था उन्हीं के सेनापति मीर जाफर के द्वारा, क्योंकि वो क्या हुए थे, वो जाकर मिल गए थे अंग्रेजों के साथ, उन्होंने षड्यंत्र किया। और इस षड्यंत्र में जो मेन लोग शामिल थे वो वहाँ के साहूकार लोग थे, जैसे कि जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीर चंद, या अमीर चंद बोलते हैं उसको। तो इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और सिराज को साइडलाइन कर दिया था। उनके प्लेस पर मीर कासिम बाद में आए थे, वो बात की बात है, वो रिक्वायर्ड नहीं है एज पर द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ तीसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, तो ये सी आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर? गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ। क्या मतलब होता है सुरक्षा प्रकोष्ठ का? रिंग फेंस। रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित थी? पहले तो मैं आपको रिंग फेंस बता देता हूं। जो अंग्रेज थे, मान लीजिए कि अंग्रेजों की टेरिटरी ये है, और अंग्रेजों की टेरिटरी के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, एक प्लेस बना लिया जिसको वो कहते थे बफर स्टेट। क्या कहते थे? बफर स्टेट। बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? बफर स्टेट मतलब ऐसा स्टेट, ऐसा प्लेस जो उन्होंने अपने चारों तरफ डेवलप किया, कि जिसकी वो सुरक्षा करने का दावा कर रहे थे। वो कह रहे थे अपने पड़ोसी राज्यों से कि भाई हम आपके ऊपर किसी का हमला नहीं होने देंगे, हम आपके यहाँ पर अपनी सेना रख रहे हैं, जिससे कि आपके ऊपर होने वाले आक्रमण को हम निरस्त कर देंगे। वास्तव में वो उनकी रक्षा नहीं, अपनी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर हमारे चारों तरफ के देशों पर या राज्यों पर हमला नहीं होगा तो फिर हम बिल्कुल सुरक्षित उनके बीच में सेंटर में बैठे रहेंगे। इज इट क्लियर?
और इस पॉलिसी को लागू करने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेजली दोनों थे। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर वेलेजली का नाम है ही नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स है, तो इसलिए हम वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बड़े प्यार के साथ जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सबको पता होगा, इतना प्यारा क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, मतलब इसको तो कोई आंख बंद करके भी सही कर दे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अरावली की पहाड़ियों में माउंट आबू में स्थित है, जो कि राजस्थान में है, आपको पता होगा। और इसे बनाने वाले चालुक्य जो नरेश रहे हैं भीमदेव प्रथम, उनके सामंत जिनका नाम विमल शाह था, उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई आंख बंद करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है पौंडीचेरी या पुदुचेरी। पौंडीचेरी या आज की डेट में उसको किस नाम से आप जानते हैं? पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। उनके संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए आप उत्तर करने वाले हैं, आपको आंसर करना है। पहले पढ़ना स्टेटमेंट। पौंडीचेरी पर कब्जा, कब्जा यानी ग्रिप बनाने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको सोचना ये सही है या गलत है, बाद में बताता हूं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पॉइंट है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरी बात है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। वो इस तरह की स्टेटमेंट आपको देते हैं जिससे कि वो आपको चेक करते हैं कि आपने रटा है, कि आपने पढ़ा है, कि आप समझा है। तो आप अच्छे से समझ लें, रटने से कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं होने वाला, समझने से सारे हो जाएंगे। तो रटिए मत, क्योंकि आंसर जो लिखा होता है वो सामने ही लिखा होता है प्रीलिम्स में। तो आपको बस देखना है और अपनी इंटेलिजेंस यानी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो इन्होंने उलझाना चाहा, लेकिन आप उलझेंगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो शक्ति थी वो वास्तव में यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थी। तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट में यानी पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उस पर कब्जा करने वाली सेकंड पावर जो थी, या वहां पर जाने वाली जो सेकंड पावर थी, वो डच थे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा किया ही नहीं, जो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने वहां हमला किया और इंग्लैंड के लोगों ने, मतलब कंपनी ने पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। लेकिन पेरिस की संधि के दौरान उन्हें वो वापस करना पड़ा। किसको? फ्रेंच को, क्योंकि फ्रेंच के ही होल्ड में वो लास्ट तक रहा। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये आंसर क्या होने वाला है इसका, आप समझ सकते हैं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है इसका, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट या अर्घट्टा किससे संबंधित है या किसे निरूपित करता है? वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो नहीं आप कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसी राउंड शेप डेवलप रहती है, उसमें यहाँ पर कुछ चैम्बर्स लगे रहते हैं, कुछ चैम्बर्स लगे होते हैं, और वो चैम्बर इस तरह से लगे होते हैं कि जब ये व्हील घूमता है तो नीचे से पानी को लेकर आते हैं, और वो पानी जो है आपका सिंचाई के काम आता है। तो ये आपका भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है। ये तो आप देखते ही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में भक्ति को समान महत्व देता है? तो ऐसा कौन करता है? ऐसा सिर्फ भगवत गीता करता है, जो तीनों चीजों को समान रूप से सम्मान देता है। इज इट क्लियर? बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं इसमें। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन ही है। सूची 1 यानी लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। उसमें फर्स्ट लिस्ट में आपको किंग दिए हुए हैं, और सेकंड जो लिस्ट है उसमें आपको स्टेट दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रद्योत कौन थे। नहीं भी पता है तो मुझे ये पता है कि अजात शत्रु कौन थे। अजात शत्रु का संबंध कहीं ना कहीं यहीं से है, मगध। याद आ रहा होगा आपको, अजात शत्रु का संबंध किससे है? मगध से है। अब याद करो, प्रसेनजित का संबंध किससे है? प्रसेनजित साहब का संबंध है 4 यानी कौशल के साथ। अभी 2 पे कोशिश करते हैं। डी का पार्ट
वन आ रहा है क्या कहीं पे? डी का पार्ट वन दो जगह आ रहा है, या तो ये या फिर ये। अब हम देखते हैं सी का पार्ट फोर आ रहा है क्या? सी का पार्ट फोर आ रहा है और वो सिर्फ सेकेंड पॉइंट पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट गलत हो गया और हमारा सेकेंड पॉइंट आंसर हो गया। तो हम दो से आंसर कर पाने तो तीन चार क्यों सोचे, लेकिन बता देता हूं। जो प्रद्योत साहब हैं, प्रद्योत का संबंध किसके साथ है? प्रद्योत का संबंध है अवंती के साथ। जो आज आप मध्य प्रदेश देखते हैं उसे पहले अवंती कहा जाता था। उदयन, उदयन का संबंध किसके साथ है? तो उदयन का संबंध है कौशाम्बी यानी वत्स के पास से। ठीक है, तो ये आपको सारे बता दिए, लेकिन आंसर मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार यानी कि नॉर्थ इंडियन ट्रेड, इनमें से किस एक पत्तन यानी पोर्ट से होता था? तो अब आपको पोर्ट देखने हैं, कौन सा पोर्ट कहां पर था। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा व्यापार होता था गुप्त काल में, वो किससे होता था? उत्तर भारतीय व्यापार वो होता था ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति ये बंगाल में स्थित एक पोर्ट है और वहां से नॉर्थ इंडिया का व्यापार तो होता ही था, साथ ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिन्हें आप लंका मतलब श्रीलंका जो आज आप देख रहे हैं, जावा, सुमात्रा, चाइना के साथ व्यापार होता था। लेकिन वेस्ट के साथ व्यापार होता था भड़ोच के द्वारा या भृगुकच्छ, लेकिन वो सब तो इसमें जरूरी नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में होने वाला तक्कोलम का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध है और ये युद्ध हुआ था आपका चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। इसमें हुआ क्या था, आपने पढ़ा होगा अगर राष्ट्रकूटों को, तो कृष्ण तृतीय बहुत फेमस एक राजा रहे, किंग रहे हैं, और उन्होंने इस युद्ध में, तक्कोलम के युद्ध में चोलों को बुरी तरह परास्त किया था और इसी पर उन्होंने तंजौर को कब्जे में लेने के कारण या जीतने के लिए वो लोग एक पदवी लिया करते थे, कोंड। तो वहां पर उन्होंने तंजौर कोंड या तंजावुर कोंड जस्ट लाइक एक उपाधि ली थी, एक उपाधि नहीं, टाइटल। ठीक है, ये उनकी हैबिट थी सभी की, जब वो कोई चीज जीतते थे तो जिस चीज को जीते उसके लिए कौन की उपाधि लेते थे। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका जैनुल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावशाली विशेषता में शामिल है। पहली बात बुर्ज, दूसरी बात बौद्ध पैगोडा से समानता, तीसरी बात है आपकी फारसी शैली। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य, यानी विच स्टेटमेंट इज ट्रू विच इज नॉट। तो अब आपको सोचना पड़ेगा जैनुल आबेदीन के बारे में। मैंने एक दिन बताया था आपसे जैनुल आबेदीन कौन थे। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और इसे बोलते हैं सेक्युलर। और सेक्युलर लोग क्या करते हैं, वो सभी धर्मों को मानते हैं, और सभी धर्मों को मानते हैं तो वो बहुत सारी शैलियों को भी मानते हैं, एक जस्ट एक ट्रैक्ट। तो वो उनके यहाँ पर सभी कुछ को मान्यता थी और उन्होंने तीनों चीज़ों को शामिल किया उस कश्मीर की जामा मस्जिद में। दैट्स वाई इसका आंसर है बी 1 2 3। गो फॉर द नेक्स्ट। अब आता है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। अब सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया था, मैं आपको बता देता हूं कि आनी सिक्रेटस साहब आए थे, नियारकस आए थे, अरिस्टोबुलस आए थे। कौन नहीं आए थे? मिस्टर डायमेकस नहीं आए थे। या आप ऐसा कर सकते हैं, डायमेकस सबको राइट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दूं आपको भी याद आ जाएगा। आपको याद आ रहा होगा एंटियोक्स के बारे में, आ रहा है याद? एंटियोक्स साहब ने बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उनके दरबार में डायमेकस को भेजा था अपने राजदूत के रूप में, अगर याद आ रहा हो तो दैट्स वाई सिकंदर का समय आप याद कर लीजिए 326 या 23 के आसपास, और ये जो आपके इनका टाइम पीरियड है वो बाद में है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, यानी बिंदुसार के समय का समय। तो दैट्स वाई डायमेकस का टाइम ये नहीं है।
और मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत प्यारा लगा हो और आप इसे लाइक करने वाले हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ कमेंट मी जिससे कि मुझे अच्छा लगे, और प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, इट्स फॉर यू, इट्स योर चैनल. Thanks for watching my video. Have a good day.